ओके, चैप्टर 4 हम लोगों का कंप्लीट हो गया था ना लास्ट फ्राइडे। यस सर। चैप्टर 5 हम लोगों को स्टार्ट करना है। रिस्क से पढ़ना चालू करेंगे। अब रिस्क का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज रिस्क? मैं जनरल उसमें पूछ रहा हूँ ना, पार्लेंस, जर्नल पार्लेंस में रिस्क का मतलब क्या होता है? व्हाट इज रिस्क? कुछ ऐसा जिससे हमें डेंजर हो या फिर जिससे हमारा लॉस हो सकता हो। शुभ सिमरन, क्या होता है भाई रिस्क का मतलब? एम आई ऑडिबल? शुभ सिमरन? यस यस सर। हाँ, तो क्या रिस्क का मैं जनरल मीनिंग पूछ रहा हूँ भाई, सिंपल जनरल। रिस्क से, रिस्क वर्ड से जब आप सुनते ही वर्ड तो आप क्या इससे समझते हैं? ये बस इतना आसान। सर डेंजर थ्रेट। डेंजर, थ्रेट, ठीक है। देखो, काफी तुम लोग सही हो, इसमें कोई गलत नहीं है कि रिस्क का मतलब क्या होता है, बट रिस्क मींस डेंजर और थ्रेट, ये दो वर्ड्स पूरे कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट वर्ड इज थ्रेट ऑफ लॉस, डेंजर ऑफ लॉस ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। जब आप गूगल करके रिस्क की डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको डेफिनेशन गूगल बताएगा कि कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस, कोई भी ऐसा इवेंट जो कि फ्यूचर में हो सकता है जिसकी वजह से हमें कोई नुकसान हो। ठीक है, ये इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज इट इज टर्म्ड एज रिस्क। ठीक है भाई, सबको क्लियर है वर्ड ये? यस और नो? यस सर। यस लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑडिट, अब ऑडिट में रिस्क वर्ड को क्यों यूज किया गया है, क्योंकि वो समझना हमको इस चैप्टर के अंदर है। क्योंकि जो भी हम ऑडिट करते हैं वो हम लोग रिस्क के असेसमेंट की बात करते हैं, है ना। नाउ ऑडिट्स में रिस्क का क्या मतलब है? देखो, ऑडिट में रिस्क किस चीज का है? ऑडिटर को कोई नुकसान नहीं है ऑडिट करने से, ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी ऑडिट सही से नहीं करेंगे, ठीक है, तो उसमें एक नुकसान है। ठीक है, अगर आप अपनी ऑडिट सही से नहीं करोगे तो ऑफ कोर्स सी बात है, आप की ऑडिट अगर सही नहीं हुई है, खराब हुई है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, एज पर स्टैंडर्ड अगर आपने ऑडिट नहीं करी है तो आपका ओपिनियन सही नहीं होगा। और जब आपका ओपिनियन सही नहीं होगा तो आपकी रेपुटेशन खराब होगी। हो सकता है जैसे पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ के आए कि भी देखो, एथिक्स फॉलो करना कितना जरूरी है, स्टैंडर्ड्स फॉलो करना कितना जरूरी है। अगर आप नहीं करते हो तो हो सकता है आपकी एसोसिएशन आपको अपनी, मतलब जो एसोसिएशन है उसमें आपको अपनी मेंबरशिप से हाथ धोना पड़ सकता है, वो वहां से निकाल देंगे आपको। आपके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हो सकती है। और इन वेरी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस कोई क्रिमिनल जो है वो भी आपको क्रिमिनल चार्जेस भी फेस करने सकते हैं। तो ये बहुत चीजें हो सकती है। तो इट इज रिस्क व्हेन यू आर नॉट परफॉर्मिंग योर ऑडिट एज पर दी स्टैंडर्ड्स जो हमारे को दिए गए हैं, एज पर दी क्वालिटी दैट इज रिक्वायर्ड, एज पर दी मिनिमम। जो भी हम लोग एक वो कहते हैं ना कि एज अ प्रोफेशनल आपको एक मिनिमम चीजें ध्यान रख के काम करना चाहिए। अगर वो नहीं करोगे तो ये सारी दिक्कतें हो सकती है। तो यहाँ पे जो रिस्क वर्ड इन्होंने यूज किया है उसको इन्होंने एक्सप्लेन ऐसे किया, हम लोग पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, गिवन कहाँ है वो, क्या चीजें है। तो उसको उन्होंने एक्सप्लेन ऐसे किया है कि भाई रिस्क का ऑडिट, रिस्क ऑडिट में रिस्क का मतलब ये होता है कि भाई ऑडिटर एक इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन यहाँ पर जो है वो दे व्हेन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड, है ना। अभी हम इसको आगे भी पढ़ते हैं, तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, वो वहीं समझ में आ जाएगा, फिर रीडिंग का काम रह जाएगा। तो बात बस इतनी सी है कि भाई व्हाट इज ऑडिट रिस्क। ऑडिट में रिस्क का मतलब क्या है? ऑडिट रिस्क का मतलब ये है कि भाई एक कोई ऑडिटर ऑडिट करे और ऑडिट के एंड होने पर वो जो ओपिनियन दे वो इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दे। और व्हेन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड, ये डेफिनेशन है इसकी ना पूरी, इसको यहां पर हम लोग देख लेते हैं। This that the auditor express an appropriate when the financial statements are material, ये IAS 200 हमारा जो है उसके अंदर दिया गया है। तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करते हैं
और ऑडिटर कह रहा है नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो यहाँ पर ट्रू एंड फेयर व्यू का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, वो सही है, वो जो दिखा रहा है वो सही दिखा रहा है। तो ये जो ओपिनियन आपने दिया है ये गलत ओपिनियन दिया है, ये नहीं होना चाहिए, इस बात के चांसेस को रिड्यूस करना हमको पड़ेगा। आ रहा है समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? यस सर। हाँ शुभ सिमरन, तो अल्टीमेटली क्या है पूरी कहानी? कहानी बस इतनी सी है कि भाई आपको इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन नहीं देना है, इसी बात के रिस्क ऑडिटर्स कहते हैं। ठीक है, देखो बात इसको इस तरीके से समझो कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, और आप अपने ओपिनियन में ये कह दो कि हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, इसे मैं ऑडिटर्स नहीं करूंगा, क्योंकि इससे नुकसान नहीं है। नुकसान ले देके बिजनेस का हो सकता है वो थोड़ा बहुत आपको सुना लेंगे, लेकिन इससे जो इन्वेस्टर है उसका कोई नुकसान नहीं है ना, वो तो इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं, वो देखेगा कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिस स्टेटेड में स्टेटेड है, इवन व्हेन इट इज नॉट। तो उसको इन्होंने यहाँ पे ऑडिट रिस्क नहीं माना है। ठीक है, ऑडिट रिस्क किसको माना है कि अगर मटेरियल मिस स्टेटमेंट थे और आप ये बोलो कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, इस चीज को मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन्होंने माना है। ठीक है भाई, समझ में आ गया? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो यस सर। अगर चीजें अच्छी हों और आप बोल दें नहीं है अच्छी, ठीक है चलेगा, इट इज नॉट कंसीडर्ड एन ऑडिटर, इससे आपको कोई बहुत नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन अगर चीजें अच्छी नहीं है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल, और आप ये बोल दो कि नहीं नहीं भाई ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये ट्रू एंड फेयर व्यू का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इस ये ओपिनियन जो आपने रीच करा इसको हम लोग ऑडिटर्स कहते हैं। और हमें काम इसी चीज के लिए करना पड़ेगा, हमें ये देखना है कि भाई ऐसा नहीं हो कि हम लोग एक गलत ओपिनियन यहाँ पे फ्रेम कर दें जब फाइनेंशियल, ये हमको नहीं करना है, इसके लिए सारा काम करेंगे, इसके लिए ये हम लोगों को नहीं करना है, तो क्वालिटी भी मेंटेन करनी है, वो स्टैंडर्ड्स भी फॉलो करने, नेग्लिजेंट भी नहीं होना है, तो वो सब चीजें हम लोग इसी के लिए करते हैं और कोई पर्पस नहीं है। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? यस सर। तो दिस मीन्स दैट दे गिव एन अनमॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन। ठीक है, नाउ अब इन लोग, क्योंकि देखो अब धीरे धीरे टर्म्स यहाँ पे जो हैं वो आपकी प्रोफेशन की आने आने लग जाएंगी ना। तो व्हाट इज अनमॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन? वैसे तो ये लास्ट चैप्टर का पार्ट है, बहुत सारी चीजें लेकिन हमको अभी पता चल जाएंगी। तो वो रिपोर्ट जो कि जिसमें आपने ये बोला हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उस रिपोर्ट को हम लोग अनमॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन कहते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया? यस और नो? यस। तो वो रिपोर्ट जिसको में आपने ट्रू एंड फेयर व्यू का रिप्रेजेंटेशन करना बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, इसे अनमॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन कहते हैं। ये स्टैंडर्ड रिपोर्ट होती है। जब मटेरियल मिस स्टेटमेंट होते हैं तब हम जो ओपिनियन यहाँ पे इश्यू करते हैं उस ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन कहते हैं। ये चीज ध्यान रखना है ना। तो अनमॉडिफाइड मतलब सिंपल याद रखने का है कि जो अच्छी रिपोर्ट है, जो क्लाइंट के फेवर की रिपोर्ट है वो अनमॉडिफाइड है, जो रिपोर्ट खराब है जिसमें आपने कमियां निकाली है, जिसमें आपने बोला है कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही नहीं है, इसमें मटेरियल में, वो मॉडिफाइड ओपिनियन होता है। ठीक है, आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, तो आप अनमॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन नहीं दें when the financial statement of material it is termed as audit risk. If this were to happen, the auditor could be sued by the intended user, disciplinary action could be taken by the relevant professional body, एंड द फर्म कुड डैमेज इट्स रेपुटेशन। तो ये रिस्क, ये नुकसान से हमको बचाना है, जो मैंने आपको ऊपर समझा दिया। चलिए, क्लियर है भाई? समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? यस सर। नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि ऑडिट रिस्क में दो तरह के रिस्क होते हैं, एक होता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, एक होता है डिटेक्शन रिस्क। हम इसको लेयर बाय लेयर समझ लेते हैं। ठीक है, अब लेयर बाय लेयर कैसे समझना है, मतलब क्या होगा कि बिजनेस करने के लिए आपको कुछ इनहेरेंट प्रोसेसेस फॉलो करना पड़ता है। बिजनेस करेंगे तो क्या क्या काम करने पड़ेंगे ये बताओ, सोचो। अगर आप एक बिजनेसमैन हो और आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो इनहेरेंटली बिजनेस में कौन कौन से मेजर काम होते हैं जो करने पड़ते हैं भाई? कौन से करने पड़ते हैं, जल्दी बताओ।
सोचो अगर बिजनेस करोगे तो क्या 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 करना पड़ेगा, क्या क्या काम करोगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखेंगे, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस देखेंगे, देन हम रिस्क भी देखेंगे कि कितनी रिस्क है, प्रॉफिट या लॉस या अरे अदर हाँ, रिस्क। नहीं यार तुम ठीक हो, तो ये तो तुम बहुत आगे चले गए। मैं तो कह रहा हूँ एट दी वेरी बेसिक सब चीजें छोड़ो, एक दुकानदार है, ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर भी नहीं है, वो भी बिजनेस कर रहा है, तो क्या क्या काम उसको करने पड़ेंगे, बेसिक प्रोसेसेस क्या होती हैं बिजनेस की? सर इन्वेंट्री मैनेज करना, परचेजिंग करना, सेल्स करना। सेल्स करना, परचेज करना, ठीक है, ये सबसे बेसिक। कोई भी बिजनेस होगा इसमें दो काम आप करोगे ही करोगे, सेल करोगे बेटा, परचेज करोगे, और क्या करोगे सेल परचेज के अलावा? और कौन सी जरूरी चीजें जो हमको करनी ही पड़ेंगी बिना इसके तो इनहेरेंटली? और क्या क्या करोगे? अकाउंटिंग करोगे। प्रॉफिट। यस सर। अब अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा आपको, पेरोल भी होगा, ये सारे आपके इनहेरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है, बेसिक। कोई भी बिजनेस करते हैं तो हम ये सब काम करते हैं, करते नहीं करते, हाँ या ना, यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है। तो सेल जब आप करते हो तो सेल करने का अपना एक तरीका होता है, क्या होता है भी सेल करने का तरीका? कैसे करते हैं सेल, कैसे करते हैं हम लोग बेसिकली? चलो सेल छोड़ो, परचेज कैसे करते हैं जनरली? अब परचेज ऑर्डर सप्लायर से हैड बीन लेकर मेड, के। आपको अपने सप्लायर को परचेज ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, है ना? यही होगा, आपको अपने सप्लायर को परचेज ऑर्डर देना पड़ेगा ना कि भाई ये हमारे स्टॉक में खत्म हो गया, अभी भेजो इसको, है ना? यस सर। परचेज कैसे करेंगे सर? सबसे पहले परचेज ऑर्डर देंगे सप्लायर को। जोमेटो से कैसे ऑर्डर करते हो खाना, क्या करते हो? जल्दी बताओ क्या करते हो, परचेज ऑर्डर कैसे, क्या करते हो? जोमेटो से खाना ऑर्डर करते हो ना, सबको आता है वो तो। यस सर। हाँ, मेरे से तो बात की जनरेशन हो, मुझे आया नहीं है, तुम्हें तो आता है। वो जनरली हम लोग हफ्ते में 2-3 बार करते ही करते हैं, और कुछ लोग बहुत ज्यादा बार भी करते हैं, है ना? कौन लोग रोज जोमेटो से ऑर्डर करता है भाई? रोज करते हो या हफ्ते में एक बार करते हो? हफ्ते में एक बार। हफ्ते में एक बार। शुभ सिमरन? यस सर, हफ्ते में एक आध बार। तो चलो, इधर तो आता ही नहीं। क्यों? यहाँ पे मतलब यहाँ पे देहरादून साइड आता है, इधर नहीं आता। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। तो जोमेटो या स्विगी जो भी आप लोग यूज करते हैं, तो सबसे पहली चीज होती है कि आप ऑर्डर करते हो, है ना? आपको भूख लग रही है तो खाना ऑर्डर करो। वैसे ही अब बिजनेस अगर आप करते हो तो जो चीज आपको फर्दर सेल करनी है, जो चीज आपको प्रोडक्शन करनी है, उसके लिए रॉ मटेरियल है, वो परचेज ऑर्डर से परचेज करना पड़ेगा। परचेज ऑर्डर होगा, फिर परचेज ऑर्डर के बाद आपको गुड्स रिसीव होंगे, फिर गुड्स रिसीव होने के बाद हम लोग क्या करेंगे? जनरली बहुत बेसिक सी बात बोल रहा हूँ ना, गुड रिसीव के बाद आप वेरीफाई करोगे कि भाई हमारे परचेज ऑर्डर के बेसिस पे जो आना चाहिए था। जोमेटो आप करते हो तो आता है, तो आप चेक करते हो ना खाने में वही चीज लेकर के आया नहीं आया, सामने वाला जो हमने ऑर्डर करी थी, है ना? करते हो ना यस। यस सर। वेरीफाई? और वेरीफाई करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका पेमेंट कर देते हैं। हाँ, जोमेटो अगर में फैसिलिटी भी है, कई बार हम लोगों को परचेज करने से पहले एडवांस पेमेंट्स भी करने पड़ते हैं। तो ऐसा होता है, ये एक जनरल प्रोसेस होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब आप बिजनेस करते हो तो परचेज आपको बार बार करनी पड़ती है, कोई एक बार का काम नहीं है। आप बार बार परचेज करते हैं, वो परचेज आपको रिसीव होती है, उसको मल्टीपल टाइम वेरीफाई करना पड़ता है, जब जब परचेज करेंगे हमारे गोडाउन में वेरीफाई करना पड़ेगा, और बार बार पेमेंट होगी। तो ये एक प्रोसेस है जो कि आप फॉलो करोगे, ठीक है। अब इंसान अगर बार बार एक ही काम करेगा तो गलतियां होने के चांसेस भी होंगे ना। हो सकता है कि गलत परचेज ऑर्डर प्लेस कर दे, हो सकता है जो परचेज ऑर्डर प्लेस किया वो गुड्स हमको रिसीव नहीं हुए, हो सकता है गुड्स हमको रिसीव वही हुए थे लेकिन हमने उसको वेरीफाई सही से नहीं किया है, ठीक है। हो सकता है कि जो गुड्स रिसीव नहीं हुए हमने पेमेंट अपना गलत कर दिया। तो जब आप कोई काम रूटीन में करोगे तो गलतियां इनहेरेंटली उसके अंदर होंगी ही होंगी, है ना? ह्यूमन है हम लोग, तो देखो काम हम कोई भी करेंगे तो एज अ ह्यूमन हम लोग, हम रोबोट्स नहीं है ना कि भाई एक इंस्ट्रक्शन हमारे दिमाग में भर दिया और वो हर बार वैसा का वैसा परफॉर्म।
एज अ ह्यूमन जब हम काम करेंगे तो काम करने में गलतियां होती हैं। दिस इज द जनरल प्रोसेस। परचेज ऑर्डर प्लेस करने में गलती हो सकती है, सामने वाला भी इंसान है, हो सकता है वो परचेज ऑर्डर के हिसाब से क्वांटिटी गलत भेज दे, आपको कम भेज दे, ज्यादा भेज दे, आप काउंटिंग में गलती कर सकते हो, आपने पेमेंट में गलतियां कर दिया, होता है ये सब, यस और नो? यस सर। यस सर। ये सब चीजों, तो ये जो गलतियां इनहेरेंटली जब भी कोई एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है ना, बड़ी ध्यान से मेरी बात सुन लेना, क्योंकि ये एक जो बात तुमको समझ में आ गया ना, पूरे पूरे ऑडिट में नहीं भूलोगे कि इनहेरेंट रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। तो इनहेरेंटली एक बेसिक प्रोसेस को जो आपने अपने बिजनेस में परचेज की है, चाहे वो सेल्स की प्रोसेस है, चाहे वो अकाउंटिंग की प्रोसेस है, चाहे वो पेरोल, तो जब आप काम करेंगे तो काम करते वक्त कुछ गलतियां होंगी आपसे, ठीक है, और इन गलतियों से ये रिफ्लेक्ट हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी होती होंगी। भाई होगा नहीं होगा, आपने परचेज ऑर्डर गलत प्लेस अगर कर दिया, या आपने परचेज ऑर्डर सही प्लेस किया था लेकिन आपको गुड्स अलग रिसीव हो गए, उसको उसका पेमेंट भी हो गया, तो अल्टीमेटली दिस विल बी गोइंग टू रिफ्लेक्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं। यस सर। यस सर। ठीक है, तो जब अभी देखो मैंने ऐसा इसमें कुछ भी नहीं किया है कि मैं मेरी गलतियों को रोक रहा हूँ, एरर्स होने से रोक रहा हूँ, ठीक है, तो इनहेरेंटली जो प्रोसेसेस हम लोग फॉलो करते हैं हमारे बिजनेस में, उसमें जो गलतियां होती हैं, उसमें जो एरर्स होते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, इनहेरेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई उसको, यहाँ पे क्या कहेंगे, क्या बोला मैंने? Inherent risk of material misstatement. हाँ, इट इज इनहेरेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ये आईआर, इसको हम लोग शॉर्ट में आईआर बोलेंगे आगे से, इट इज इनहेरेंट रिस्क। ठीक है, अब आप बिजनेस कर लो, मैं बहुत धीरे धीरे बात कर रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि हमको बहुत अच्छे से समझना है और ये कंसेप्ट दिमाग में बिठाना है, तो इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे बात कर रहा हूँ। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि ठीक है, अब मुझे पता है कि हम इंसान हैं, हम कोई भी काम करेंगे तो उसमें हम लोग गलतियां करेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि गलतियां हो, और मैं चाहता हूं कि अगर गलतियां हो तो उन गलतियों को मैं पकड़ लूं और उनको ठीक कर दूं। ये चाहता हूं, नहीं चाहता हूं, एज अ ह्यूमन, एज अ बिजनेसमैन, आपका बिजनेस है तो आपको पता है गलतियां तो होती हैं, लेकिन आप चाहते हो कि उन गलतियों को हम लोग टाइमली डिटेक्ट कर लें, प्रिवेंट करें, कि पहली बात तो उसको डिटेक्ट हम लोग कर लें और उसको हम लोग सुधार कर दें, उसको करेक्शन कर दें। ठीक है, यस और नो, हाँ या ना? यस Yes सर। sir. क्या करोगे इसके लिए, क्या करोगे? सोचो करोगे क्या, लेकिन आप नहीं चाहते। Controls, audit controls and procedures. नहीं, ऑडिट तो ऑडिटर करेगा ना, वो तो बात की बात है, आप ऑडिटर को भूल जाओ, अभी आप बिजनेसमैन हो, आप क्या करोगे ये बताओ मुझे, तो आप क्या रीचेक करोगे? वगैरह करेंगे। क्या करोगे? रीचेक। प्री चेक करोगे, मतलब आप ये आप हम आपको बात नहीं, टेक्निकल वर्ड नहीं पता, लेकिन आपने अपनी दिमाग लगा करके मुझे ये बात बताई कि सर मैं तो बिजनेसमैन हूं, मुझे टेक्निकल वर्ड नहीं पता, बट मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ चेक्स बनाऊंगा, ठीक है, जगह टाइम टू टाइम प्रोसेस है ना, ये परचेज की इनहेरेंट प्रोसेस है, परचेज करना, रिसीव करना, मैं इसके चेक, इसमें बीच बीच में मैं क्या कर दूंगा, चेक्स बना दूंगा, है ना। तो चेक बनाया भाई एक आपने कि भाई जैसे परचेज ऑर्डर है, तो एक काम करते हैं, 3 कॉपी परचेज ऑर्डर की बनाएंगे, एक कॉपी भेजेंगे सप्लायर को, एक कॉपी भेजेंगे हमारे वेयर हाउस वाले को, और एक कॉपी भेजेंगे हम लोग अकाउंटिंग वाले को, ताकि ये गलती किसी से भी ना हो। सप्लायर को पता है मुझे कितनी सप्लाई करनी है, वेयर हाउस पे आएगा, एक कॉपी उसको पता है कि कितनी सप्लाई आनी है, अकाउंटिंग वाले के पास जाएगा, उसको पता है कि कितनी सप्लाई आई है, तो पेमेंट ज्यादा होने के चांसेस कम और ज्यादा के चांसेस खत्म कर दिए। करे ना, मैंने चेक ही बनाया, एक तरीके से आपकी भाषा में बोल रहा हूँ, एक चेक आपने बना दिया, यस और नो, हाँ या ना? Yes sir. यस सर। यस। आपने एक चेक बना दिया, उसके अलावा आपने काउंटिंग एक चेक बना दिया कि जब गुड्स रिसीव होगा तो उसको हम लोग फिजिकली काउंट करेंगे। आ रहा है समझ में, हाँ या ना, यस और नो? Yes sir. यस सर। ठीक है,
तो आप एक प्रोसेस में छोटे छोटे चेक्स बना देंगे। इन चेक्स को टेक्निकल लैंग्वेज में इंटरनल कंट्रोल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई इन चेक्स को टेक्निकल लैंग्वेज में? इंटरनल जी कंट्रोल। हाँ, यही इंटरनल कंट्रोल है बेटा। एक होती है इनहेरेंट प्रोसेस, ठीक है? उस इनहेरेंट प्रोसेस में आप एरर्स और फ्रॉड्स को प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट करने के लिए जो चेक्स बनाते हैं, उसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में इंटरनल कंट्रोल्स कहते हैं। ठीक है भाई, समझ में आई बात यहाँ पे? यस और नो? हाँ या ना? यस Yes, Yes, sir. ये तो इंटरनल कंट्रोल अब आपने बना दिए, ठीक है? अब तो गलती नहीं होनी चाहिए, यस और नो? अब तो नहीं होगी गलती, पक्का है कि अब नहीं होगी सर गलतियां हमसे? अब हमने बहुत अच्छे से चेक्स बना दिए, अब हमने बहुत अच्छे से इंटरनल कंट्रोल सेटअप कर दिए, तो काम होता है और वेरिफिकेशन होता है, चेक्स होते हैं, सब चीजें होती हैं, तो अब गलतियां नहीं होगी। अब नहीं होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गलती नहीं पहुंचेगी, सब गलतियां अब हम लोग ढूंढ लेंगे, करेक्ट कर देंगे, प्रिवेंट कर देंगे। यस और नो? होगा नहीं होगा ऐसा? यस सर। नहीं होगा ऐसा, ठीक है? देयर इज नो सिस्टम इन दिस वर्ल्ड जो 100% गलतियों को पकड़ ले। ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है दुनिया के अंदर, ठीक है, कि 100% गलतियों, एरर्स को आप कर दो। आप कितने भी अच्छे कंट्रोल्स बना लीजिए, लेकिन फिर भी जहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन आ गया भाई, या मैंने एग्जांपल आपको दिया कि 3 कॉपी में परचेज ऑर्डर बनाएंगे और एक सप्लायर को देंगे, एक हमारे गोडाउन वालों को देंगे, एक हमारे अकाउंट्स वालों को देंगे। वो सब भी तो काम करने वाले ह्यूमन ही है अल्टीमेटली, ले दे करके है तो इंसान ही, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो इवन आप कितने भी अच्छे कंट्रोल बना लीजिए, इन कंट्रोलों आने के बाद भी कुछ एरर्स जो हैं बिना डिटेक्ट हुए, बिना प्रिवेंट हुए और बिना करेक्ट हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक चली जाएंगी, ठीक है? तो पहली गलतियां कौन सी थी? जब कंट्रोल बनाए नहीं थे, बिना कंट्रोल बनाए हो रही थी, वो हमारी जो थी वो इनहेरेंट प्रोसीजर में गलतियां थी, ठीक है? फिर उनको रोकने के लिए हमने कंट्रोल बनाया, उन कंट्रोल से भी छुपते छुपाते वो गलतियां ऊपर चली गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो ऐसी गलतियां जो हमारी कंट्रोल बनाने के बाद भी हम लोग नहीं पकड़ पाते हैं बेटा, उसको कंट्रोल रिस्क कहते हैं। ठीक है, आया समझ में? क्लियर यहाँ पे? यस और नो? यस सर। Yes, sir. yes, सो इनहेरेंट रिस्क क्या था कि भाई कोई कंट्रोल नहीं बना रखा, जो एक इनहेरेंट प्रोसीजर होता है, एक बेसिक प्रोसीजर होता है, वही फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें तो गलतियां होंगी होंगी, ठीक है? फिर उन गलतियों को रोकने के लिए आपने कंट्रोल सेटअप किए, लेकिन कंट्रोल्स भी 100% सक्सेसफुल नहीं है, उसकी भी अपनी लिमिटेशंस है, ह्यूमन इंटरवेंशन है, बहुत सारी चीजें, तो कुछ गलतियां कंट्रोल बनाने के बाद भी हम लोग नहीं पकड़ पाते, उसको कंट्रोल रिस्क कहते हैं, शॉर्ट में सीआर कहेंगे। क्लियर है भाई, समझ में आया? यस और नो? यस सर। Yes, sir. Collectively, this CR and IR, it's called as risk of material misstatement. हम लोग ऑडिट की भाषा में, ऑडिट की लैंग्वेज में CR और IR को कलेक्टिवली रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट या शॉर्ट में RMM कहते हैं। ठीक है भाई, याद हो जाएगा ये RMM क्या है अब यहाँ पे? यस और नो? एट दी आज से लेकर के ऑडिट एंड तक पढ़ेंगे, ये चीज याद रहनी चाहिए, भूल लेनी चाहिए अब तुमको। क्लियर है, समझ में आया RMM क्या है? Yes, यस sir. सर। ठीक है, तो जो हमारी इनहेरेंट रिस्क है, जो गलतियां इनहेरेंटली होती हैं, जो गलतियां कंट्रोल बनाने के बाद भी होती है, उनका टोटल जो होता है, उनको हम लोग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, दिस रिस्क इज रिक्वायर्ड टू बी असेस। एक ऑडिटर ऑडिट करने से पहले इस रिस्क का असेसमेंट करेगा। रिस्क ऑफ मटेरियल, ये असेसमेंट आपको करना पड़ेगा। देखो, आप जब ऑडिट करोगे तो ऑडिट बिना इस असेसमेंट के नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे नहीं पता कि भाई गलतियां हो कितनी रही हैं। इसका एक छोटा मोटा आइडिया तो लूं मैं पहले कि भाई इनहेरेंटली क्या प्रोसेस इन लोगों का है, उसमें कितनी गलतियां होती हैं, फिर उसके बाद उन गलतियों को रोकने के लिए उन्होंने क्या कंट्रोल्स बनाए हुए हैं, और उसके बाद भी कितनी गलतियां आगे चल जाती हैं फाइनेंशियल, वो जो असेसमेंट है वो आपको करना पड़ेगा। उसको कहते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का असेसमेंट मैंने कर लिया।
जब उस रिस्क असेसमेंट करेंगे उसके बाद ऑडिट करेंगे, सबसे पहले असेसमेंट करना है। ठीक है भाई, समझ में आ गया बेटा यहाँ तक? यस और नो? हियर शुभ एंड सिमरन, यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। नाउ अब हमको पहले ऑडिट रिस्क समझना है, ठीक है। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो होता है वो ऑडिट करने से पहले ही प्रेजेंट होता है। ये तो रिस्क पहले से ही है, आपके आने से पहले आपने तो ऑडिट करी नहीं है, ये रिस्क तो पहले से ही प्रेजेंट है बेटा। यस और नो? यस सर। ऑडिटर तो अभी तक तो आया ही नहीं ना, ऑडिटर तो अब आएगा, तो ऑडिटर अभी आया ही नहीं है, तो ये वाला जो रिस्क है वो तो पहले से ही प्रेजेंट करता है हर बिजनेस के अंदर, ठीक है। अब ऑडिटर आएगा, ऑडिटर का काम क्या है? गलतियों को ढूंढना, उसका काम है यहाँ पे एरर्स और जो है उनको जितना हो सकता है वो ढूंढे यहाँ पर। यस और नो? हाँ या ना? यस सर। यस सर। नाउ अब हम आ गए थर्ड लेयर पे। फर्स्ट लेयर थी इनहेरेंट प्रोसेस की, दूसरी लेयर थी कंट्रोल्स की, तीसरी लेयर आ गई है यहाँ पे, जहां पे हम ये कोशिश करेंगे कि जो फ्रॉड्स या एरर्स कमिट हुए हैं वो डिटेक्ट हो जाए बाय दी ऑडिटर। अब डिटेक्ट करने वाला है ऑडिटर यहाँ पे, ठीक है। तो ऑडिटर जब ऑडिट करेगा तो ही विल ट्राई टू डिटेक्ट, लेकिन देखो फिर भी कुछ भी हो जाए, ऑडिटर भी तो ह्यूमन ही है अल्टीमेटली। जैसे कंट्रोल्स को परफॉर्म करने वाले लोग ह्यूमन थे, वो कितना भी अच्छा कंट्रोल आप डिजाइन कर लो लेकिन फिर भी कुछ गलतियां निकल जाती हैं। तो कितना भी अच्छी ऑडिट कर लो तब भी तो कुछ ना कुछ गलतियां निकल करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट होंगी, हाँ या ना? यस और नो? यस सर। तो इवन ऑडिटर भी चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन फिर भी वो सारी गलतियों को नहीं ढूंढ सकता, सारे फ्रॉड्स को वो डिटेक्ट नहीं कर सकता, उसकी अपनी लिमिटेशन। तो वो जो रिस्क प्रेजेंट है यहाँ पे कि भाई ऑडिटर कितनी एरर्स को नहीं कर पाएगा, परसेंटेज ऑफ द एरर्स, परसेंटेज ऑफ द फ्रॉड्स, वो परसेंटेज आपको भी वो उसका फर्दर डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा, है ना। वो भी मुझे समझना पड़ेगा भाई यहाँ पे डिटेक्शन रिस्क कितना प्रेजेंट है, ऐसा कितना हो, कितनी चांसेस है इस बात की कि मैं यहाँ पे एरर्स डिटेक्ट नहीं कर पाऊं या फ्रॉड डिटेक्ट नहीं कर पाऊं, ये भी आपको असेसमेंट करना है ना? यस और नो? यस सर। ठीक है, लेकिन एक बात आप मेरे यहाँ पे समझना, देखो मैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को अफेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो काम मेरा है नहीं। भाई इनहेरेंटली तो बिजनेसमैन ही बिजनेस संभाल रहा है, बिजनेसमैन ही कंट्रोल बना चला रहा है, तो वो गलतियां कितनी हो रही है उस चीज को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। ऑडिटर कर सकता है क्या उस चीज को कंट्रोल? आप कर सकते हो। अभी आपको मैंने इस एग्जांपल में बिजनेसमैन बनाया था, ठीक है, अब मैं आपको ऑडिटर बना देता हूँ, बिजनेस कोई और कर रहा है, आपका क्लाइंट कर रहा है, तो वो उसके यहाँ पे इनहेरेंटली कितनी गलतियां होती हैं या वो कंट्रोल उसने अच्छे बनाए नहीं बनाए, वो कितनी उस चीज को आप अफेक्ट कर सकते हो क्या? उस चीज को आप कंट्रोल कर सकते हो क्या? यस और नो बताओ? नो सर। नो सर। उसमें उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? हम ऑडिट अच्छी कर सकते हैं। अगर हम ऑडिट अच्छी करेंगे तो एरर्स और फ्रॉड्स के डिटेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, हम ये काम कर सकते हैं। यस और नो? यस सर। हम ये कर सकते हैं। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ जो रिस्क जिसको कि ऑडिटर अफेक्ट कर सकता है वो हमारा डिटेक्शन रिस्क होता है, ठीक है। आप इस रिस्क को रिड्यूस कर सकते हो, वो कैसे कर सकते हो? ज्यादा काम करके कर सकते हो। हम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को रिड्यूस नहीं कर सकते, हम सिर्फ इसका कर सकते हैं बेटा। आ गया समझ में? क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? यस सर। तो वी कैन नॉट रिड्यूस दिस रिस्क, इसको आप रिड्यूस नहीं कर पाओगे। आप इसका सिर्फ असेसमेंट कर सकते हो, आप इसको रिड्यूस कर सकते हो अल्टीमेटली, कि मैं अच्छे से काम करूं और मैं डिटेक्शन रिस्क को रिड्यूस कर दूं। क्लियर है भाई? समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? यस सर। ठीक है। और हमारा जो ऑडिट रिस्क होता है वो कलेक्टिवली इन तीनों रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज IR प्लस CR प्लस DR, ठीक है। टोटल जो हमारा ऑडिट रिस्क है वो इस चीज के ऊपर है, इसको कलेक्टिवली रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कह दिया। इसका हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ इस वाले रिस्क को क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है भाई, समझ में आया? यस और नो? आया ना? यस यस सर। सर। तो ऑडिट में ऑडिट करने का जो रिस्क है उसको रिड्यूस हम रिस्क ऑफ स्टेटमेंट के साथ नहीं कर सकते,
क्यों? क्योंकि उस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, उसको मैं अफेक्ट नहीं कर सकता। मैं अल्टीमेटली ऑडिट रिस्क को कम सिर्फ और सिर्फ डिटेक्शन रिस्क से ही कर सकता हूँ। मैं अपना काम अच्छे से कर सकता हूँ, अपना ही काम अच्छे से कर सकते हो, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. ये इन्होंने पूरे चैप्टर में समझाया। ठीक है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क है, फिर हमारा डिटेक्शन रिस्क है, और डिटेक्शन रिस्क में आपके एक सैम्पलिंग रिस्क आते हैं, एक नॉन सैम्पलिंग रिस्क आते हैं, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये जो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा है वह लिखा है इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इनटू डिटेक्शन रिस्क। The auditor can only influence detection risk as inherent and control risks are influenced by the client. आगे अब ये समझ में स्टेटमेंट, yes or no? Yes, sir. शुभ सिमरन बेटा अच्छे से समझ में आया, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो in order to reduce the audit risk, अब आप मुझे बताओ, अगर आप ऑडिट रिस्क को रिड्यूस करना चाहते हो तो हम कौन से रिस्क के ऊपर काम करेंगे? क्या हम आईआर के ऊपर काम करेंगे, क्या हम सीआर के ऊपर काम करेंगे, क्या हम डीआर के ऊपर काम करेंगे? किस पे काम करेंगे हम लोग? DR. हम टोटल ऑडिट रिस्क को कम करने के लिए सिर्फ डीआर काम कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आएगा या यस और नो? Yes, sir. For example, for assigning more experienced people to the auditing, performing a wider range of procedure, testing larger sample sizes. ठीक है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, अब मैंने ये पूरी चीज आपको पढ़ा दी है, इसको सिर्फ रीडिंग का ही काम है, फटाफट कर लेते हैं ना। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज द रिस्क दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटमेंट प्रायर टू द ऑडिट। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की डेफिनेशन जो आईएएस 200 के अंदर है वो क्या गिवन है कि भाई इस बात का रिस्क की ऑडिट करने से पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने मटेरियली मिसस्टेटमेंट है स्टेटेड है, इसको हम लोग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि ऑडिट आपने रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट में कौन कौन से दो रिस्क आते हैं, एक आईआर आता है और एक हमारा सीआर आता है। ठीक है, ये दोनों ऑडिट करने से पहले की गलतियों को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। हाँ या ना? ये ऑडिट करने से पहले की गलतियों को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, यस और नो? Yes, Yes. sir. ठीक है, तो बस डेफिनेशन आपकी वो हो गई कि भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल पहले ऑडिट करने से पहले ही इसमें कितनी गलतियां प्रेजेंट है, इट इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, ये क्यों होता है? ऑफ कोर्स ही बात है, क्योंकि भाई जब आप बिजनेस करोगे तो बहुत सारी ऐसी फ्रॉड्स और एरर्स होती हैं ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने में हो जाती हैं, और व्हेन द फाइन या फिर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो तब हो जाता है। नाउ ISA 315 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं हम लोग असेसमेंट पे। ठीक है, ये करना बहुत जरूरी है। अभी सबसे पहले असेसमेंट करेंगे हम लोग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का। कौन बात कर रहा है असेसमेंट की? 315 बात कर रहा है। कौन बात कर रहा है भाई यहाँ पे असेसमेंट की? 315 315 स्टैंडर्ड बात कर रहा है असेसमेंट करने की। ध्यान रखना, वैसे तुम्हें स्टैंडर्ड याद लिखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी कोशिश करो याद रह जाए तो अच्छी बात है। मतलब अगर डाउट है तो मत लिखो एग्जाम में, कॉन्फिडेंट हो तो लिख दो एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिए हैं तो इसलिए। तो आईएसए 315 बात करता है असेसमेंट की। किसका असेसमेंट करना है? आरएमएम का असेसमेंट करना है। क्लियर है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. असेसमेंट में क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन होगा, ठीक है, और असेसिंग करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर का कि आइडेंटिफाई करे, असेस करे मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड असर्शन लेवल। देखो अब यहाँ पे एक और बड़ी बात आ गई। अब जो असेसमेंट करना है वो दो लेवल पे असेसमेंट करने की बात कर दी। कौन कौन से दो लेवल की बात करी इन्होंने यहाँ पे, वो समझना पड़ेगा। सर लेवल से मतलब आपका क्या? एक एफएस लेवल है, एक असर्शन लेवल है। कितने लेवल है भाई यहाँ पे? दो लेवल है, एक हमारा एफएस लेवल है, एक हमारा असर्शन लेवल है। ठीक है, पहले तो टर्म याद कर लो ना, एक एफएस लेवल होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल होता है, एक हमारा असर्शन लेवल होता है। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो मैं बताता हूँ आगे। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक, यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes. तो पहले ही असेसमेंट करेंगे एफएस लेवल पे जाके करेंगे, असर्शन लेवल पे आप करेंगे। अब बेटा असर्शन लेवल क्या और एफएस लेवल क्या? एफएस आपका लेवल जो है वो लेवल है आपका
एग्रीगेट। बहुत सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब चीजें एग्रीगेट ही होती हैं, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो और दूसरा हमारा जो असर्शन लेवल होता है वो चीजें यहां पर वो इंडिपेंडेंट होती हैं चीजें। ठीक है, मैंने असर्शन वर्ड डिस्कस किया था कि मुझे क्यों याद आ रहा है कि डिस्कशन किया है असर्शन पहले, भूल जाऊंगा मैं, शायद नहीं किया होगा। नहीं, असर्शन मतलब पता है क्या होता है? नहीं किया ना मैंने, जल्दी याद तो दिलाओ। क्या हो गया, मैं इनऑडिबल हो गया क्या? या नहीं। आवाज आ रही है बेटा, आई एम ऑडिबल? यस सर, नहीं किया है सर मोस्टली। कोई बात नहीं, अब मैं पहले ही तुमको बताता हूँ कि असर्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा तुम लोगों ने? वो तो देखा है यार, ऐसे क्या कर रहे हो? यस सर। यस सर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? SPL SRP स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। हम्म, अब में क्या क्या आता है? क्या क्या लिखते हो बैलेंस शीट में, क्या क्या लिखते हो? नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटीज, कैपिटल। वेरी गुड। करंट एसेट्स में से फॉर एग्जांपल बैंक आपने लिखा हुआ है कि बैंक में आपके पड़े हैं, कितने पैसे पड़े हुए बैंक में आपके? बैंक में आपके पड़े हैं 10 लाख रुपीस, ये बैंक में पड़े हैं एज ऑन 31 मार्च। ये लिखा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कहां लिखा हुआ है ये? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ भूल जाओ कि तुम एक एसीसी, भूल जाओ कि तुम कॉमर्स के बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता कुछ भी। आप एक आम आदमी हो, आपने इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उठाया, पढ़ा, और आपने ये देखा कि कंपनी कह रही है कि उसके खाते में 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, ये आपने देखा। ठीक है, आपके मन में क्या बात आएगी? क्या आएगी दिमाग में बात आपके? क्या आना क्या चाहिए वो आपको, आपके दिमाग में क्या आएगा? 10 लाख रुपए पड़े हैं, तो किसके पड़े हुए हैं 10 लाख रुपए? कंपनी के। कंपनी के। तो अगर कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बोल रही है कि 10 लाख रुपए हैं, तो कंपनी के ही खाते में होने चाहिए ना वो तो, यस और नो? हाँ या ना? यस सर। ठीक है, एग्जिस्टेंस, ओनरशिप, वैल्यूएशन। ठीक है, उसी बैलेंस शीट में ये भी लिखा हुआ है कि मशीन है जिसकी कीमत 50 लाख रुपीस है। क्या है भाई ये? मशीन है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा होता है, बैलेंस शीट में लिखा होता है 50 लाख रुपीस की मशीन है, और आप यूजर हो, आपने पढ़ा कि 50 लाख की मशीन है। क्या आएगा दिमाग में बात आपके? कि मशीन होगी तभी लिखी होगी इन्होंने, होगा तभी लिखा होगा ना, यस और नो? यस यस सर। सर। तो इसका मतलब आप बैलेंस शीट में ये तो नहीं बोल रहे अलग से कि फिजिकल एग्जिस्टेंस है, लेकिन एग्जिस्टेंस होगा। ये बात आपने कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी नहीं है, यू हैव ओनली मेंशन्ड मशीनरी। ठीक है, लेकिन उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा, यस और नो, आया ना? यस सर। तो आपने अलग से बोला नहीं है, लेकिन अगर आपने बात फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिख दी है तो उसका होगा फिजिकल एग्जिस्टेंस। और फिजिकल एग्जिस्टेंस होने का ही नहीं, आप और क्या क्लेम कर रहे हो? आप ये क्लेम कर रहे हो मशीन ओनरशिप हमारी है। ओनरशिप भी तो क्लेम कर ही रहे हो ना, मैं मेरी बुक्स में एसेट को दिखा रहा हूं तो मेरी ओनरशिप का होगा तभी तो दिखा रहा हूं, यस और नो? यस सर। तो यस आपने सर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये बात अलग से नहीं करी है, स्टिल यू आर गिविंग दिस फैक्ट। इम्प्लाइड वर्ड समझते हो क्या होता है? लॉ में पढ़ा होगा कि जो चीज आप मुंह से बोल नहीं रहे हो, जो चीज आप लिख नहीं रहे हो, लेकिन आपके कंडक्ट से, आपके काम करने से वो चीज इम्प्लाई
रिफ्लेक्ट होती है। पढ़ा है लॉ में आपने, बिजनेस लॉ अगर पढ़ा होगा तो मुझे नहीं पता, हाँ है ना। यस सर। तो इट इज इम्प्लाइड कि अगर आपने अपनी बुक्स में लिख दिया कि ये मशीनरी मेरे पास है, तो मशीनरी फिजिकल एग्जिस्ट करती है, उस मशीनरी की ओनरशिप आपके पास है, उस मशीनरी की वैल्यूएशन आपने सही से करी है, वो ट्रांजैक्शंस जो है वो कंप्लीटली रिकॉर्ड किए गए हैं। तो बहुत सारी बेटा चीजें ऐसी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो आप बोलते नहीं हो बट इम्प्लाइड होती है। आया समझ में? क्लियर? यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, तो जब भी जो भी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग लिख देते हैं ना, असर्शन का कॉमन मीनिंग है फैक्ट। क्या मतलब है कॉमन मीनिंग इसका? फैक्ट। फैक्ट्स। तो जब आप कोई चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिख देते हो तो उस लिख देने से बहुत सारे फैक्ट्स इंप्लाइड हो जाते हैं जो यूजर को समझ में आ रहे होंगे, जो यूजर मतलब निकाल रहा होगा। आप बोलोगे सर मैंने कब बोला था मेरी मशीनरी है, मैंने लिखा ही नहीं फाइनेंशियल। अरे तूने नहीं लिखा कोई बात नहीं, वो इंप्लाइड है भाई। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वही चीज लिखोगे जो ये सब चीज आपकी होगी, तभी उसको एसेट क्लेम करोगे आप उसके अंदर। आपका एसेट नहीं, आपने क्लेम कैसे कर लिया उसको? उसको यूज करने का आपके पास अधिकार होना चाहिए, तभी तो वो एसेट की डेफिनेशन में आया है। आपने उसको एसेट अगर क्लेम कर तो नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, स्टिल इट इज इम्प्लाइड की भाई वो चीज, इन चीजों को हम लोग असर्शंस कहते हैं। आया समझ में? क्लियर है बेटा यहाँ पे? यस और नो? यस सर। ये हमारा असर्शन वर्ड है। तो ये जब आप ऑडिट करोगे तो ऑडिट दिखने वाला एक फिगर की ऑडिट नहीं हो रही है, बल्कि जो दिख नहीं रहा है, जो अलग से बोला नहीं गया है, उसकी ऑडिट होगी। मतलब अगर बुक्स में ये चीज लिखी है कि मशीनरी 50 लाख रुपए की है, तो आप ऑडिट क्या करोगे? क्या ऑडिट करेंगे हम लोग यहाँ पे? क्या ऑडिट क्या करोगे जल्दी बताओ? अगर बुक्स में लिखा है 50 लाख रुपए की मशीनरी, तो आपने ऑडिट क्या करना है उसके अंदर? क्या करोगे ऑडिट उसमें? उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस और वैल्यूएशन देखेंगे। आप उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस देखोगे, आप असर्शन ऑडिट करोगे बेटा। आया समझ में? आया ना शुभ सिमरन? आप यस उसकी सर। असर्शन ऑडिट करोगे। आप ये देखोगे कहीं उसके असर्शंस में जो फैक्ट्स जो अलग से लिखे नहीं गए हैं, उन फैक्ट्स में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो एग्जिस्ट नहीं करता है। आप उसकी एग्जिस्टेंस ऑडिट करेंगे, आप उसकी ओनरशिप ऑडिट करेंगे, आप उसकी वैल्यूएशन ऑडिट करेंगे, आप उसका उस पे आपका क्लाइंट का राइट है या नहीं वो आप ऑडिट करेंगे। ये सब चीजें हमको ऑडिट करनी पड़ती है। क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ तक? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो जब इन्होंने बोला कि भाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट असर्शन लेवल आपको ढूंढना है, आपको असेसमेंट जो करना है वो एट असर्शन लेवल करना है, तो आपको किस लेवल पे जाकर के चेक करना है? आपको ये चेक करना है कि भाई एग्जिस्टेंस को लेकर के क्या गलतियां हो सकती है, वैल्यूएशन को लेकर के क्या गलतियां हो सकती है, ओनरशिप को लेकर के क्या गलतियां हो सकती है, जो इन्होंने यहां पर पकड़ नहीं पा रहे, जो ये लोग की फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक आ रही है गलतियां, ये आपको असेसमेंट करना है। क्लियर है बेटा? समझ में आया यहां तक? यस और नो? यस। शुभ समझ में आ गई बात? सिमरन समझ में आ गई बात? यहाँ पे यस डाउट सर। हो तो बता देना। यस और नो? यस। ये आपका ऑडिट के बेस है। अगर आपको ये समझ में आएंगे ना तो आपके लिए आगे वाले चैप्टर्स बहुत इजी हो जाएंगे, क्योंकि फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये, जैसे आप अकाउंटिंग करते हो ना, तो अकाउंट्स के पेपर में आता है, वो क्वेश्चन दे देते हैं, आगे प्रोसीजर क्या है वो आपको बताना है ना, कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते हैं। तो वहां पर भी क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही आता है कि एसेट, ये मशीनरी है, इसको ऑडिट करना है, करोगे क्या? तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि भाई ये मशीनरी ऑडिट करनी है तो इसके असर्शंस ऑडिट करने पड़ेंगे, वो हम लोगों को पता होगा, तभी आप उसकी ऑडिट कर पाओगे। दैट दैट विल बी अ परफेक्ट ऑडिट, अदरवाइज तो क्या ही करोगे। आया समझ में बेटा? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? यस सर। ठीक है। यस सर। ये whether due to fraud or error at the financial statement level and the assertion level, thereby providing a basis for designing and implementing responses to the assessment। फिर ये जब असेसमेंट हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है ना, इस असेसमेंट के बाद हम लोग हमारे प्रोसीजर डिजाइन करते हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि प्रोसीजर डिजाइन कितना। चलिए, क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ पे, यहाँ तक? यस सर। ठीक है, तो ये वाली क्लास जो आज मैंने पढ़ाई है ना, ये ढंग से पढ़ के आना।
ठीक है, ये कंसेप्ट हैं कोर ऑडिट के, ये समझ में आएंगे ना तो आगे बहुत इजी होगी चीजें, वरना नहीं आएगा कुछ भी। तो इसलिए घर पे ये वाला चैप्टर तो बहुत ही अच्छे से पढ़ना, बाकी फिर आगे कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है भाई, कोई डाउट हो तो बता दो अभी। नहीं है कोई डाउट, नहीं है बेटा, हाँ या ना? No doubts. चलिए फिर कल इसको आगे पढ़ते हैं ना। थैंक यू सर। बाय, गुड नाइट। Thank you. So bye. Good night.